सिस्टम, जिसका एक और पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो वेस्ट गैस है उसको रिमूव करते हैं। वेस्ट गैस इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कल्चर है एसिडिक। अगर वो बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो बॉडी में एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा एंड पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। So every living beings need oxygen to survive, because oxygen provide energy by oxidizing or decomposing organic food substances. This process of oxidation of food substances is called respiration. ओके, जब भी कुछ ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, वहां पे ऑक्सीजन लगता है। ओके, एंड जब ब्रेक डाउन होता है तो कोई एक प्रोडक्ट से जब दूसरा प्रोडक्ट बनता है तो उस दूसरे प्रोडक्ट में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। एंड जो हमने ऑक्सीजन लिया था वो भी उसमें कंबाइन होता है, वाटर कंबाइन होता है। इस तरह से कंबाइन होके बहुत सारे वेस्ट बनते हैं। उसी वेस्ट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। So, in other words, it can be said that oxidation process taking place in living organism in which, in the presence of or absence of oxygen, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी हैं जिनका जो रेस्पिरेशन है विदाउट ऑक्सीजन होता है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो काइंड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, वन इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। तो जो ह्यूमन बीइंग है और जो भी बड़े एनिमल्स हैं सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो which is present or absence of oxygen, complex food substances are gradually decomposed under the control of various enzymes at normal body temperature, as a result of which simple food substances of water and CO2 are produced and energy is released, which is called respiration. So the work of ingesting oxygen, like ingest karna, lena, is done by respiratory system. Respiratory system में हमारा आएगा nose, lungs and windpipe, जिसके थ्रू एयर पास होती है। Through the respiratory system, every cell of the body gets the supply of oxygen. ऑक्सीजन से हमारी हर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से हमारे हर सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है और वो सेल जिंदा रहता है एंड फंक्शन कर पाता है। कुछ भी काम करने के लिए हर एक सेल को न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, as well as gets free from oxygen production. The entire process of respiration has been divided into the following parts. Number 1, external respiration. Number 2, transport of gases. And number C, internal respiration. Number 3. Excuse me. So number 1 is external respiration. इसमें क्या होता है? The exchange of respiratory gases between human or animal and the environment. गैस को बाहर निकालना और गैस को लेना, इतना ही है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। That is the coming of oxygen into the body and going out of the carbon dioxide from the body is called external respiration. This type of respiratory process is called pulmonary. Pulmonary मतलब जहाँ भी पल्मो लगा रहेगा, that means lungs involved है वहाँ पे। So called pulmonary respiration, hence it is also called respiration. This involves oxygen getting into the blood and CO2 coming out of the body. Okay, so blood से ही
एक्सक्रीट होता है, ब्लड से ही लंग्स में जाता है एंड लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है। दिस इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं एंड जो अंदर में प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन एक्सेल करते हैं, निकालते हैं बाहर। External respiration in mammals occur in two stages. Mammals मतलब ऐसे ऐसे लिविंग थिंग जो बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे पैदा करते हैं। ओके, तो जो बेबी के फॉर्म में यंग वंस देते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन टू स्टेजेस में होता है मैमल्स में, एक रेस्पिरेशन नंबर 1 एंड 2 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो रेस्पिरेशन मैमल्स में कैसा लंग्स होता है, स्पंजी होता है, लाइक उसके अंदर में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छेद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे बलून्स कह सकते हैं उनको, कि वो गैस से भरते हैं एंड जब हम एक्सेल करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो लंग्स भी श्रिंक होता है। जब आप जोर से सांस भरते हैं तो लंग्स हमारा क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो वही जो अंदर में छोटे 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 वैक्यूल्स थे, छेद, लाइक होल्स कह सकते हैं, उसमें जो गैस भर जाती है बैलून्स की तरह, तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। Within a pair of cavities, like cavities बोल सकते हैं। कैविटीज मतलब एक गड्ढा, एक और एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स एट द सर्टेन रेट, एक रेट से जाता है, लाइक हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट रेट भी होता है, लेकिन एक एवरेज रेट होता है। सच एज ब्रीदिंग और एक्सलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज डन इन 2 parts. One is free breathing. When air enters respiratory organ inside and body from the environment, when then that condition is called the ribs and sternum. Sternum क्या होता है, आगे की बोन होती है जिससे हमारा जो रिब्स है ऐसे करके कनेक्ट होता है, जुड़ता है आगे, तो उसको स्टर्नम बोलते हैं और उसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो रिब्स जो ऐसे करके रिब्स आती हैं और वो बीच में जो हड्डी में आगे में जुड़ता है, दैट इज स्टर्नम। पुल द सॉफ्ट टॉप ऑफ द स्टेंट टूवर्ड्स, ड्यू टू विच द volume is increases. The radial muscle of the diaphragm contract, due to which the diaphragm becomes flattened, due to which the volume of the thoracic cavity increases in the anterior posterior direction. And diaphragm क्या होता है, diaphragm जो हमारी बॉडी चेस्ट कैविटी है उसके नीचे में जो हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया है, एब्डोमेन कैविटी जो बोलेंगे, जो हमारा सब कुछ रखता है, स्टमक रखता है, लीवर रखता है, वो एक कैविटी के अंदर होता है एंड उसको वो होता है डायफ्राम के अंदर। एक डायफ्राम एक स्किन की लेयर कह सकते हैं, मोटी स्किन की लेयर, एंड उसके नीचे होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी जिसमें लीवर आता है, आपका स्टमक आता है एंड इंटेस्टाइन आता है, एंड इसके ऊपर का पार्ट ये सेपरेट करता है, डायफ्राम इस तरह से होता है एंड ये सेपरेट करता है ऊपर लंग्स से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह से होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स श्रिंक होता है। कैसे छोड़ते हैं, क्योंकि ये ऊपर की ओर सप्रेस होता है, ऊपर की ओर उसको प्रेस करता है और ये लंग्स जो है क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, इनकी जगह कम होती है तो ये छोटे हो जाते हैं। देन ये जो लंग्स हैं ये छोटे हो जाते हैं। देन ये फिर जब लंग्स फूलते हैं तो ये नीचे की ओर होते हैं, इनको जब जगह मिलती है तो ये फूले होते हैं, और हम जब सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से डायफ्राम अप डाउन ऐसे होता है और लंग्स ऐसे फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो हमारी सांस लेने में ये डायफ्राम का भी रोल है, ये जगह दे रहा है, तभी तो हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं अपने लंग्स को।
Air reaches the lungs through the nose, nostrils, trachea, bronchus, and bronchioles. Exchange of gases takes place in the alveoli. Oxygen diffuses from the alveoli into the blood, and carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli of the lungs. Now, sign. When after respiration air containing carbon dioxide comes out of the respiratory organs into the environment, then that stage is called exhalation. In exhalation, due to the contraction of the internal intercostal muscle, the ribs come back to their place. वापस रिब्स क्या होता है, अपनी जगह पे जाता है, वो फूलता है, वापस अपनी जगह पे जाता है. As a result, the volume of pleural cavity decreases, and due to pressure of the lungs, they keep contracting, and the air from the lungs comes out through the same path through which it entered and goes back into the environment. आता है gases and वापस environment में जाता है. तो एक limited volume ही air हमारे body के अंदर रहती है gases. Internal intercostal muscle are also called exhalation because exhalation muscle it calls, because exhalation is accomplished through them. इनके बिना exhalation नहीं हो पाएगा. Then exchange of gases. Exchange of gases takes place inside the lungs. The lungs के अंदर ही आपस में exchange हो रहा है. ठीक है, lungs में आया blood से. हमने circulatory system में पढ़ा था कि ब्लड जाता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास, उसमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, फिर वहां से ऑक्सीजन लेता है और वापस हार्ट में जाता है. तो उसी तरह जो एक्सचेंज हुआ कहाँ पे हुआ, लंग्स में, और कहीं पे नहीं हो रहा है. तो ब्लड कैरी करके लाया सब जगह से, हमारे हैंड से, हमारे फेस से, सब जगह से कैरी करके लाया. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को दे दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, एंड लेके आया कहाँ पे, हार्ट में. फिर हार्ट में अपने चैम्बर्स में जो प्रोसेस है पास हुआ एंड अपने चैम्बर से गया लंग्स में. देन लंग्स में उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया एंड वहां से क्या लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वापस आया लंग्स में, सॉरी हार्ट में. एंड उसके बाद फिर सर्कुलेट हुआ. हार्ट में क्यों आना पड़ेगा वापस, वो वहीं से क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हार्ट उसको प्रेशर देगा, पंप देगा, तभी तो फिर वो प्रेशर से बॉडी में जाएगा. तो इसीलिए उसको वापस हार्ट में आना पड़ता है. The exchange of oxygen and carbon dioxide gases in the lungs takes place due to the difference of their pressure. अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा, एक तो हार्ट को भी जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, क्योंकि आया ब्लड आया एंड वापस हार्ट में लंग्स में गया, तो जल्दी जल्दी एक तो पंप करना पड़ेगा. एंड एक और रीजन क्या होगा कि पूरी तरह से ऑक्सीजन हम यूज नहीं करेंगे. वही हम अगर रिलैक्स रहेंगे, काम डाउन रहेंगे, तो हमें जल्दी ब्लड, हार्ट भी समझता है, उसमें भी इंटेलिजेंस है, वो समझता है कि अभी इंसान को कुछ ट्रबल है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करता है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करना चाहता है सेल्स को, ताकि वो ज्यादा अच्छे से काम करे. तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, जिससे उसको वो ज्यादा फास्टर ब्लड सप्लाई करे. तो जब भी हम टेंस होते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है. एंड हार्ट बीट क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो अपने
ब्रेन सेल्स को एंड बॉडी को, वो उसको एक सिग्नल गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो अभी वो सर्कुलेट कर रहा है ज्यादा न्यूट्रिशन एंड ज्यादा ऑक्सीजन, ताकि हम हमारी बॉडी उसको हैंडल कर पाए, वो स्ट्रेस को, या वो फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर वो मेंटल स्ट्रेस हो। दोनों ही केस में क्या होती है, हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सचेंज भी फास्ट होगा। अगर हमारा हार्ट पंप फास्टर होगा तो ऑक्सीजन एक्सचेंज भी फास्ट होगा, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो हमें अगर हम आराम से सांस ले, लंबी सांसें ले, थोड़ा आराम से सांस ले, रिदम में ले, तो फिर हार्ट भी रिदम में रहेगा। हार्ट हार्ट वैसे रिदम में ही रहता है, लेकिन उसको लॉन्ग लाइफ तक रिदम में रहने में हेल्प मिलेगी। तो हमें सांस में भी ध्यान देना है, बहुत फास्टर सांस नहीं लेनी चाहिए। लाइक स्ट्रेस हमारे कंट्रोल में सांस नहीं होता, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन है, तो हमें स्ट्रेस को अपने से स्ट्रेस कम लेना चाहिए, जिससे कि हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शन ये ना हो। Now, transport of oxygen. Oxygen is transported mainly by the red pigment hemoglobin found in the blood. So, एक एल्पेनलीबे आपने टॉफी देखी होगी, उसका शेप होता है एक टायर के जैसा, एंड उसमें बीच में पूरा, जैसे टायर तो पूरा हॉलो होता है, वो हॉलो नहीं होता, वो थोड़ा शैलो होता है एंड बीच में स्पेस होता है। तो इसी तरह सेल भी होता है, और इसके यहाँ पे क्या बैठा रहता है, आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट को हीमोग्लोबिन रहता है, उसका कंपोजिशन एंड उसके वो क्या कैरी करता है यहाँ पे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन सारी बॉडी में उसके शेप की वजह से कैरी कर पाता है। वहीं अगर जिस पेशेंट को समटाइम्स कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, तो वो जो शेप है वो शेप चेंज हो जाता है एंड वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता प्रॉपरली, पेशेंट वीक हो जाता है, काम नहीं कर पाता, एंड उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो फिर बॉडी में पैचेस होने लगते हैं और भी बहुत सारे कंडीशंस होने लगते हैं। So hemoglobin combines with oxygen to form a stable compound, oxyhemoglobin, which is a physical change. This oxyhemoglobin reaches various cells of the body various cells of the body through blood circulation. Blood circulation हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन सेल्स तक जा रहा है। The partial pressure of oxygen in the cell remains low, due to which oxyhemoglobin get disintegrated into oxygen and hemoglobin. In this process, organelles get released and enters the tissue. Then transport of carbon dioxide. Only 10 to 20% of carbon dioxide can be transported from the cell to the lungs through hemoglobin. Carbon dioxide transport also occurs other ways through blood circulation, which are as follows. So, जैसे कि ऑक्सीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरे सेल्स भी कैरी कर सकते हैं। तो दैट इज सिर्फ 10% ही वो हीमोग्लोबिन पे बैठ के आता है, बाकी प्लाज्मा भी उसको कैरी करता है। लाइक ब्लड के कंपोनेंट है ब्लड प्लाज्मा, दैट इज येलो पिगमेंट कह सकते हैं, एंड सेकेंड इज आरबीसी रेड पिगमेंट, जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है। So dissolve in plasma, carbon dioxide dissolve in blood plasma and forms organic acid. About 7% of carbon dioxide is transported in the form of organic acid. So आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है in nature. So as bicarbonate, most of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate, where it combines with the potassium and sodium of the plasma to form potassium bicarbonate and sodium bicarbonate respectively.
And third is as carboamino compound, like amino that means protein. तो कार्बन एंड अमीनो दैट मीन्स प्रोटीन, ये दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह से भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉपरेट विद द अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो अमीनो तो होगा ही बिकॉज प्रोटीन तो है ही उसके अंदर, बिकॉज दिस इज ग्लोबिन। सो जो अमीनो ग्रुप है जो प्रोटीन्स से बना है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, उसके साथ फॉर्म होता है टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन and plasma protein to form carboaminohemoglobin. Thus, it transport about 23% CO2. तो ये अराउंड 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है इस फॉर्म में, लाइक प्रोटीन चाहिए उसके लिए। Now, internal respiration, the gases exchange that occurs between blood and tissue inside the body is called internal respiration. Gas exchange taking place in the lungs is called external respiration because internal respiration takes place inside the cell. Hence, it is also called cellular respiration. Like cells के अंदर जो respiration हो रहा है, cells and blood के बीच में, that is cellular respiration या फिर internal respiration. मतलब वहाँ पे सांस बॉडी से बाहर नहीं निकल रही, वहाँ पे सेल है जो हमारे अंदर बहुत सारे, जिनसे ऑर्गन बना है, टिश्यू बना है। तो वो जो सेल्स हैं बहुत छोटे छोटे, वो आपस में एक्सचेंज, वो अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं और अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो एक सेल भी एक इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, एक बॉडी है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो एक टिश्यू के अंदर जो भी सेल होते हैं वो सेम वर्क कर रहे होते हैं, एक ही जैसा। जैसे कि अगर फैक्ट्री में कुछ लेबर्स हैं जो पेपर उठाने का काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे पेपर उठाने का काम कर रहे हैं। तो उसी तरह एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो एक तरह का काम करते हैं। जैसे अगर मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो मस्कुलर टिश्यू के सारे जो सेल्स हैं वो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल सिमिलर होगा और एक ही तरह का काम करेगा। एंड टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। इन बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो इसको और अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सबसे छोटा पार्ट होगा कार्डियक सेल। कार्डियक सेल मिलके कार्डियक टिश्यू बनाएंगे। कार्डियक टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन्स में से बहुत सारे ऑर्गन हो गए, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे ऑर्गन्स हो गए। एंड वो सब मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। आर्टरीज, वेन्स, 3 ऑर्गन्स आएंगे उसमें, दैट इज हार्ट, आर्टरी, वेन्स, ये आपके, ये मिलके आपका कार्डियक सिस्टम बनाएंगे। तो और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक एनिमल बनाएंगे और लिविंग थिंग बनाएंगे। तो बहुत सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनता है। Now, disintegration of oxyhemoglobin. As a result of blood circulation, oxyhemoglobin reaches the cell where the oxygen pressure is low. Hence, oxyhemoglobin gets disintegrated into oxygen. वो टूट के क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। Thus, about 25% of oxygen reaches the tissue. तो उसका जो ऑक्सीजन है वो अलग होके टिश्यू तक पहुंचता है और टिश्यू से सेल्स में जाता है।
हम क्यों लो है, क्योंकि जैसे गया जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स के पास, तो सेल ने वो यूज कर चुका है ऑक्सीजन, उसको और चाहिए, तो वहां पे डिफिशियंसी है। तो हमने देखा है जहाँ पे जिस चीज की कमी होती है वो ले लेता है, अपने से ज्यादा है जिसके पास तो उससे वो ले लेता है। उसी तरह वहां पे जो है कमी है वहां पे, तो वहां पे जहाँ पे ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है, वहां से वो लेके अब्सॉर्ब करके सेल यूज कर लेगा या टिश्यू यूज कर लेगा। जैसे आप देखेंगे प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, अगर पानी कम है, बाहर में पानी ज्यादा है, तो फिर प्लांट क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर उसके पास पानी इंटरनली कम है तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, या इसको एक और प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज दैट पैसिव पैसिव वर्क कह सकते हैं, जिसमें कि कोई एनर्जी नहीं लग रही है, सिर्फ एक प्रेशर की हेल्प से। यहाँ पे कम प्रेशर है, वहां पे ज्यादा प्रेशर है, तो कम प्रेशर वाला ले लेता है, तो इसमें कुछ एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है अलग से, तो दैट इज पैसिव वर्क, अपने आप वो हो जाता है। तो इसी तरह जो सेल्स हैं उसको लेने के लिए कुछ एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वहां पे कम है इसीलिए वो एब्सॉर्ब कर ले रहा है। Now, oxidation of food. In the presence of oxygen in the cell membrane, various food items are oxidized in the presence of various enzymes, as a result of which energy is released. There are two types of internal respiration, anaerobic and aerobic respiration. So, the respiration which occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. It involves partial disintegration of glucose by the series of complex chemical reaction. This partial disintegration of glucose takes place in the cytoplasm with the help of 12 enzymes. The entire process occurring under is it कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का लाइसिस होना, टूटना। In the entire process, four molecules of ATP are produced. So ATP is energy. Energy का ये कह सकते हैं यूनिट है। तो चार मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी के, एटीपी बनते हैं, out of which two molecule of ATP energy are spent in this type of completion, और ये जो टूट रहे हैं उसमें भी खर्च हो रहे हैं एटीपी, तो दो उसी में खर्च हो जाते हैं। सो दस देयर इज नेट गेन टू, तो टोटल चार बने थे, दो तो उसको प्रोसेस में ही यूज हो गए, तो बचे कितने, दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ड्यू टू द पार्शियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अबाउट 7 molecule of it are lost. Percent energy can be released. This remaining energy is released as a result of complete disintegration of pyruvic acid in the presence of molecular oxygen. So C6H12O6 is a glucose. ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, जिसमें कि कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल होते हैं, एंड उसके बाद इससे बनता है, इसमें डैश दिया हुआ है, ऐसे करके एरो आएगा, लाइक इससे प्रोड्यूस हुआ बाकी चीजें, तो इसमें आएगा 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन। देन उसके साथ में बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ग्लूकोज टूटेगा, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज खर्च होता है, ग्लूकोज खर्च होगा तो हमेशा क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। इसीलिए जब भी हम कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम ज्यादा सांस छोड़ते हैं, ज्यादा लेते हैं और ज्यादा सांस छोड़ते हैं। एंड उसके साथ बन रहा है ATP, 2 molecules of ATP.
Okay, so this was all about respiration. एंड एक और चीज़ होती है जब कोई एथलीट है जब रनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है उस सेल्स को दौड़ने के लिए वहां पे लेग्स के जो सेल हैं वहां पे वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है एंड ज्यादा काम करने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है ज्यादा एटीपी लग रहा है मगर उसको उतनी ज्यादा अगर सप्लाई नहीं हुई मतलब मान लीजिए अगर उसका रेस्पिरेशन उतना फास्ट फंक्शनिंग नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा वहां पे जो एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला तो बिना ऑक्सीजन के वहां पे ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज का एंड उसकी वजह से क्या बना CO2 के बजाय लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से लैक्टिक एसिड क्या होता है वो निकलता नहीं है वो वहीं पे प्रिसिपिटेट हो जाता है जम जाता है तो अगर पैर में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है पेन होता है तो उसको हमें रिलीव के लिए क्या करना पड़ता है गर्म पानी में रखना पड़ता है गर्म पानी क्या करता है सर्कुलेशन को बढ़ाता है राइट सर्कुलेशन को जब बढ़ाता है तो जो नीचे का लैक्टिक एसिड है वो ब्लड के साथ फ्लो होके आता है एंड हमारा बॉडी उसको एक्सेल कर पाता है प्यूरिफाई कर पाता है so this was all about respiration and it is time to end approximately so I want to share one case today एक पेशेंट था आज he was from New Zealand he is NRI actually and वो एक महीने के लिए इंडिया आए हुए थे और लाइक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का कुछ था फादर एडमिट थे सो उनकी जो डाइट थी वो मैं शेयर करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में क्या था जस्ट उनका जो कोलेस्ट्रॉल है टोटल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ा हुआ था दैट वाज 213 आई थिंक या 213 जो कि होना चाहिए बिलो 200 इज आइडियल बट मैं रिकमेंड करती हूँ 150 के अराउंड रखने के लिए फॉर हेल्दी हार्ट तो और बाकी सारा पैरामीटर्स ठीक था सारा ब्लड टेस्ट ठीक था तो उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट मैंने उनकी डाइट पूछी बिकॉज जो वहाँ पे न्यूजीलैंड में जो फॉलो करते हैं हमें उसको मॉडिफाई करना होगा सो ही वाज टेकिंग लाइक वो अराउंड 16 आवर्स टू 12 आवर्स फास्टिंग रखते हैं तो रात में वो 7 o'clock डिनर करते हैं डिनर वॉज फाइन लाइक दे आर हैविंग सम cereals with some vegetables like only dinner was fine morning mein he had only 2 cups of coffee without any biscuit without any cereal without any protein okay he was taking it around I think 8 or 9 o'clock 8 o'clock to 9 o'clock around and second meal was 11 o'clock जिसमें वो पास्ता एंड ऑल खाते हैं समटाइम पेस्ट्री खा लेते हैं ओके ओनली शुगर्स एंड कार्ब्स सो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है उसके बाद डायरेक्टली ही टेक 7 o'clock मील ओनली 3 मील्स जिसमें कि सिर्फ एक मील है जो नॉर्मल है जो वो घर पे कुक करके बनाते हैं सो इस केस में जहाँ पेशेंट बार बार कुक नहीं कर सकता जहाँ पे उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सीरियल्स की जैसे इंडिया में है राइस व्हीट फ्लोर बहुत इजीली मिलता है तो वहाँ पे हम मॉडिफाई फर्स्ट वी हैव टू रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 3 मील्स तो लेनी है जिसमें कि सीरियल आइटम हो ओके दे कैन हैव पास्ता देयर बिकॉज वहाँ पे वही अवेलेबल है और वहाँ का पास्ता कंपैरेटिवली इंडिया से बेटर होता है होल व्हीट एंड ऑल होता है एंड दे कैन मॉडिफाई दैट उसमें आप बहुत सारा ब्रोकली एंड कैबेज एंड लेट्यूस ऐड करके फाइबर को इंक्रीज कर सकते हैं राइट तो आई जस्ट रिकमेंडेड डाइट प्लान जिसमें मैंने मेंशन किया कि उनको वेजिटेबल्स जस्ट ऐड ऑन करना है एंड जो फैट इनटेक है
उसको रिड्यूस करना है। तो फैट का कैलकुलेशन जो उनका मंथली आ रहा था दैट वाज लिटिल बिट हाई, तो उसको रिड्यूस करके मैंने उनको 15 ml पर डे पे रखा। तो देवर 3 इन हाउस, तो फिर उनका अराउंड कैलकुलेशन आ रहा था 1 पॉइंट समथिंग। तो लाइक कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है कि 15 इंटू पर्सन इंटू 30 आपको करना है मंथली कैलकुलेशन निकालने के लिए। तो उतना उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उतना ही खाना है। एंड दे टेक चिप्स इन बिटवीन, लाइक लंच में दे टेक चिप्स एंड ऑल। तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्ट किया बिकॉज एक और चीज थी, उनका प्रेशर थोड़ा स्लाइटली हाई था, दैट वाज 120/80। तो like it should be 110 because he does sometime trekking, like twice in a month he does tracking and all, but every day he don't do any exercise, any walking. सो सेकेंड थिंग आई रिकमेंड कि आप जो लंच है वहाँ पे शुगर्स को कट डाउन करिए। एंड थर्ड थिंग आई रिकमेंड कि आप जो ट्रैकिंग कर रहे हैं इट इज फाइन, बट उसके पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एवरी डे वॉक करना है, दैट इज एटलीस्ट 15 to 20 minutes पर डे। ओके, सो इससे क्या होगा, उनकी बॉडी प्रिपेयर होगी ऑक्सीजन सप्लाई करने में, हार्ट प्रिपेयर होगा, इलास्टिसिटी रहेगी, एंड वो पंप कर पाएगा एवरी डे फास्टर। तो फिर जिस दिन ट्रैकिंग है, जिस दिन बहुत ज्यादा पंप करने की जरूरत होगी हार्ट को, तो फिर वहां पे वो प्रिपेयर रहेगा पहले से। तो दीज मॉडिफिकेशन वी कैन डन। सो एंड अब बहुत ज़्यादा इंडियन फूड, अभी वो 1 मंथ के लिए इंडिया में है, तो टिल दैट टाइम आई प्रिस्क्राइब लाइक इंडियन डाइट ओनली, कि आप इंडियन डाइट खाइए, मखाना एंड ऑल आई हैव एडेड, कि जिससे कि इंडियन न्यूट्रिशन उनको तब तक के लिए मिल सके। आफ्टर दैट उनको क्या मॉडिफिकेशन करनी है वो मैंने समझा दिया। तो इस तरह से वो मॉडिफाई करके न्यूजीलैंड में भी वो मतलब मॉडिफाई करके अपनी डाइट को हेल्दी रख सकता है, because they don't prepare every meal like India, and उतनी ज़्यादा easily वहाँ पे वेजिटेबल सीरियल्स अवेलेबल नहीं होती है। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जस्ट यू कैन हैव सम सॉर्टेड वेजिटेबल या फिर सैलेड साथ में खा लीजिए, जो भी मील आप खा रहे हैं उसके साथ। एंड सोडियम कट डाउन के लिए जो भी पैकेज्ड फूड है लाइक चिप्स एंड ऑल हैव सो मच सोडियम, तो वहाँ से सोडियम को कट डाउन किया जा सकता है। So this was a case study, एंड कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एंड द पर्सन वॉज मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट 22 BMI। सो और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। जो वो फास्टिंग कर रहे हैं नाइट से मॉर्निंग तक, उसकी वजह से शायद उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन फास्टिंग की वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अपने एनर्जी को मैनेज करने में। उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं रह पा रही है काम को मैनेज करने के लिए। तो फॉर दैट आई रिकमेंड कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए, एक सीरियल वाला ब्रेकफास्ट, जिसमें दे कैन हैव म्यूजली एंड ऑल, जो भी रेडीमेड सीरियल्स आते हैं एडेड विथ मिल्क और योगर्ट। सो इस तरह से वो मॉडिफाई कर सकता है। सो एट 7:50 आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। कुछ क्वेरी है तो पूछिए।
Okay. Jai Shri Krishna. Good night, everyone. जय श्री कृष्ण मैम।